एमसी परिप्रेक्ष्य से विंसेंट की हालिया जागृति पर विचार करने के बाद प्रोफेसर मैथ्यू आश्वस्त हैं कि विंसेंट को ये कार्य पूरा करने में कुछ समय लगेगा। फिर वे बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार मैंने बुदबुदाया। मैंने प्रयोगशाला में बचे हुए उल्कापिंडों की पूरी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा अवशोषित कर ली। अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए मुझे पता चला कि घर के लिए देर हो रही है। जाने से पहले मुझे उन चट्टानों को बहुत तेजी से हटाना होगा। फिर मैं आगे बढ़ा। इस बार मैं बहुत मजबूत था। मैंने उस विशाल उल्कापिंड के पत्थर को एक ही बार में उठा लिया। धीरे धीरे मैं नई प्रयोगशाला की ओर बढ़ा। अंदर जाकर मैंने उसे कोने में रख दिया। फिर मैंने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद मैंने सभी उल्कापिंडों की चट्टानों को नई प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिया। कार्य पूरा करने के बाद मैं प्रोफेसर मैथ्यू के केबिन की ओर बढ़ा। चरमराहट, दरवाजा खुल गया। मैं धीरे से अंदर गया और उत्तर दिया, प्रोफेसर, मैंने कार्य पूरा कर लिया है। बहुत धीमा। अपनी मेज के पीछे बैठे प्रोफेसर मैथ्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि उन्हें मुझसे उम्मीद थी कि मैं इसे पहले ही पूरा कर लूंगा। लेकिन मैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को अवशोषित किए बिना उन चट्टानों को किसी भी तरह से नहीं हिला सकता था। ये एक अच्छी खोज है। जाहिर है उन्हें इस बारे में बताना नामुमकिन है। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने सरकार से उल्कापिंड का ये टुकड़ा क्यों खरीदा। द वैम्पायर डायरीज के 9 दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर के विज्ञापन। जाहिर है उन्हें गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये वास्तव में क्या है, इसलिए वे बहुत शोध कर रहे हैं। मुझे भी एक प्रणाली की मदद से ये पता चला। जरा रुकिए, मुझे अपनी वर्तमान प्रणाली उसी उल्कापिंड स्रोत से मिली है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उल्कापिंड चट्टानों से संबंधित है। प्रोफेसर मैथ्यू ने बैठक के पहले दिन मुझे बताया कि ये उल्कापिंड चट्टानें बचे हुए मलबे के टुकड़े हैं। उल्कापिंड का मूल केंद्रीय स्रोत अब सरकार के हाथों में है। मुझे नहीं पता कि मुख्य स्रोत में कितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति संग्रहित है। विंसेंट को चुपचाप खड़ा देखकर प्रोफेसर मैथ्यू ने उसे घर जाने का इशारा किया। वह एक आदर्श बातचीत के लिए बहुत आलसी है। शुक्र है कि प्रोफेसर मैथ्यू ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। जहरीला खंजर, 3 कुख्यात दुष्ट जादूगरों द्वारा गठित एक छोटा सा गैंगस्टर क्लब। जहरीले खंजर क्लब का मुख्य नेता जेवियर हार्पर है। वो लेवल 4 का विषैला जादूगर है। दुष्ट जादूगर जेवियर सरकार द्वारा वांछित अपराधी है। उस पर अपने विषैले जहर से कई लोगों की मौत का कारण बनने का आरोप है। उस पर डकैती और राक्षसों के अंगों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। वर्तमान में स्थानीय सरकार ने ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद से एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए विभिन्न कर्मियों की भर्ती की गई है और कल भर्ती का आखिरी दिन होगा। इस दिन की शुरुआत में रेड वाटर सिटी के पुलिस मुख्यालय में नवगठित टास्क फोर्स टीम के कैप्टन टाइलर इस समय अपनी टीम के सदस्यों की प्रोफाइल देख रहे हैं। जरूरी प्रतिभाशाली सदस्यों की भर्ती कर ली गई है, पार्ट टाइम सदस्यों को छोड़कर। पार्ट टाइम जादूगरों की भर्ती का विचार उन्होंने ही रखा था। वह चाहते थे कि वे टीम के आईलाइनर की तरह अपना काम करें। बस इतना ही, बाकी मुख्य उद्देश्य टीम संभालेगी। पार्ट टाइम सदस्यों से अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहना नामुमकिन है। बस वे दुश्मनों के बारे में जानकारी देते रहें, यही काफी है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर के विज्ञापन आमतौर पर इस तरह का काम मुख्य सदस्य ही करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। वह उन्हें अपना पूरा ध्यान रास्तों की तलाश में नहीं लगाने दे सकते, क्योंकि इस शहर में कई बदमाश गिरोह थे। ये सोचना कि शहर की सरकार ने इतने लंबे समय तक इस मामले की उपेक्षा की, इतनी उथल पुथल का कारण है। अगर उन्होंने शुरू से ही इस पर लगाम लगा दी होती, तो बहुत सारा नुकसान रोका जा सकता था।
अब इस गंदगी को उसकी टीम को साफ करना होगा। अभी उसकी मेज पर ढेर सारी फाइलें थी। मेज के बाईं ओर उसकी टीम के सदस्यों की फाइलें थी। दाईं ओर आपराधिक संगठनों की फाइलें रखी थी। अपनी टीम के सदस्यों की प्रोफाइल पढ़ने के बाद वह दाईं ओर की फाइलें उठाता है। जैसे ही वह फाइल पलटता है, उसकी नजर शीर्षक पंक्ति जहरीले खंजर पर पड़ती है। यह संगठन अपने नाम की तरह ही कुख्यात है। जैसे ही वह विवरण पढ़ना शुरू करता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह जानता है कि इन सभी वांछित अपराधियों में जहरीले खंजरों की चिंगारी जरूरी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस दुष्ट जादूगर की क्षमता जहर से जुड़ी है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि उपचार करने वाले जादूगर भी अपने जहर को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसका मानना है कि उन्हें जल्द से जल्द मार देना जरूरी है। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए तैयार होने के लिए नींद से जल्दी उठ गया। अभी तक मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताया था। नौकरी मिलने के बाद मैं इसके बारे में बताने की योजना बना रहा हूं। मेरा इंटरव्यू सुबह 10 बजे का है। इंटरव्यू अलग अलग शेड्यूल के तहत हुआ था, इसलिए दूसरों के साथ लाइन में लगने की कोई संभावना नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे लिए वहां जाना ही काफी है। विंसेंट, तुम्हें क्या हुआ? लीला मां ने आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। तुम्हारा इतनी जल्दी उठना नामुमकिन है, उन्होंने आगे कहा। यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गई। क्या करूं? मुझे जल्दी से कोई जवाब देना होगा, वरना उसे कुछ पता चल जाएगा। मैंने जवाब दिया, मां, जब से मैंने जादू का अभ्यास शुरू किया है, मुझे लगा कि सुबह थोड़ी देर के लिए बाहर जाना बेहतर है। मैंने एक पक्का झूठ बोला। मुझे उम्मीद है कि वह इस पर यकीन कर लेगी। शुक्र है मेरा भाई अभी भी सो रहा है। अगर उसे पता चल गया तो वह जरूर कुछ सवाल उठाएगा। उफ, मेरे पिताजी की नाइट शिफ्ट है, घर आने में कुछ घंटे लगेंगे। लीला मां को अपने बेटे की बातों में कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्होंने बस सिर हिला दिया। उन्हें लगा कि उनका बेटा जादू का अभ्यास करने के लिए उत्सुक है। जल्द ही मैंने अपनी थाली का खाना खत्म कर लिया। कुछ देर घर पर इंतजार करने के बाद मैं जल्दी से घर से निकल गई, वरना मेरा भाई रुककर अनचाहे सवाल पूछता। सुबह 8:30 बजे मैंने उस पर नजर डाली। इंटरव्यू में अभी भी कुछ समय बाकी था, लेकिन ज्यादातर समय यात्रा में ही चला गया। इसलिए मैंने उस इंटरव्यू के लिए खास तौर पर एक एयर कैब बुक कर ली। मैं रेलवे स्टेशन पर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। हालांकि अपनी पॉकेट मनी खर्च करने से दिल दुखता है, लेकिन जब मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब मेरे पास खर्च करने के लिए और पैसे होंगे। जल्द ही एयर कैब मेरे सामने आकर रुकी। मैं अंदर गया और ड्राइवर को मंजिल बता दी। ड्राइवर कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक काम इंसान था। मेरी बात सुनकर बिना किसी देरी के उसने गाड़ी मंजिल की ओर बढ़ा दी। 1 घंटे बाद एयर कैब धीरे धीरे पुलिस मुख्यालय के पास उतरी। पैसे चुकाने के बाद मैं सीधे सूचना कार्यालय की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू किस मंजिल पर होगा। आमतौर पर वे हमें साफ साफ बता देते थे, लेकिन मुझे यकीन है, चूंकि ये पुलिस मुख्यालय की जगह है, इसलिए वे खबर का खुलासा नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मैं धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा, मैंने नीले रंग के लबादे और काली पैंट पहने लोगों को देखा। उस पोशाक को देखकर मुझे लगा कि वे पुलिस के जादूगर हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके पास किस प्रकार की जादुई शक्ति थी। बिना उनकी ओर देखे मैं सूचना कार्यालय के सामने पहुंच गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी मेज के पीछे काम कर रहा था। मेरी आकृति देखकर उसने मेरी तरफ देखा। यह देखकर मैंने उसे बताया कि मैं एक साक्षात्कार के लिए आया हूं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने मेरी जानकारी जांची और मुझे तीसरी मंजिल पर जाने को कहा, जैसा कि अपेक्षित था, बिना विवरण की पुष्टि किए। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद मैंने कुछ लोगों को उस जगह इंतजार करते देखा। उनके कपड़े देखकर
मुझे पता चल गया कि ये लोग साक्षात्कार के लिए आए हैं। हालांकि एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे सभी अधेड़ उम्र के लोग थे। मेरे विपरीत उनमें से कोई भी किशोर नहीं था। मुझे प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर आते देखकर पहले तो उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं उनके पीछे बैठा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अरे बच्चे, तुम यहां क्या कर रहे हो? एक काले रंग का टक्सीडो पहने व्यक्ति ने मुझसे पूछा। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोगों ने मेरी तरफ मुंह फेर लिया। ये लोग, मैंने धीरे से बुदबुदाया। अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं तो वे जरूर शोर मचाएंगे। ऐसा करना समझदारी नहीं है, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन काले टक्सीडो वाला आदमी कुछ ही देर में चिढ़ गया। बाकी लोग भी काफी नाराज थे। उन्हें देखकर मेरा चेहरा अब भी शर्म से लाल था। टक्सीडो वाला आदमी नाराज था, लेकिन चूंकि वह इंटरव्यू के लिए आया था, इसलिए वह कोई शोर नहीं मचाना चाहता था। इससे उसकी छवि खराब होगी। कौन जाने कोई छुपकर इस मामले को देख रहा हो। इसलिए उसने अपने काम से काम रखने से पहले विंसेंट पर एक आखिरी नजर डाली। एमसी के नजरिए से कुछ देर बाद पुलिस कर्मचारी हमसे मिलने आए। उन्होंने कुछ देर तक हमें देखा और फिर इंटरव्यू रूम में दाखिल हुए। उनके व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि वे उम्मीदवारों की संख्या गिनने आए थे। अभी तक कोई भी इंटरव्यू देने नहीं आया था। मेरे अलावा कुछ और लोग भी बाद में आए थे। कर्मचारियों को देखकर सभी अचानक सीधे बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। काश वे जल्द से जल्द शुरू कर पाते। मैं यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता। 5 मिनट बाद कर्मचारी ने पहले उम्मीदवार को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कहा। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। इंटरव्यू के दौरान यहां किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, तो मेरे सामने ये कुछ लोग ही मेरे प्रतिस्पर्धी होंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस शौक के लिए क्या मानदंड तय किए थे। नौकरी के विवरण में भी उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया। मुझे उम्मीद है कि गुरुत्वाकर्षण मेरे प्रोफाइल में एक फायदा जोड़ देगा। यह सोचकर मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। 5 मिनट बाद ही पहला उम्मीदवार उत्साहित हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। यह देखकर मैं सोचने लगा, पहला उम्मीदवार एक अच्छा इंसान लग रहा है। क्लीन शेव चेहरे के साथ वो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे देखकर मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर उसे क्या मिला होगा? लेकिन मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूं कि उसे अपने प्रदर्शन पर यकीन नहीं है। फेल होने की संभावना। मेरी भौहें शक से सिकुड़ गई। मेरी तरह बाकी उम्मीदवार भी उसके इंटरव्यू में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन वे उससे पूछने में झिझक रहे थे। आमतौर पर किसी से इस बारे में पूछना अनैतिक होता है। सिर हिलाते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी बारी आने में शायद आधा घंटा लगेगा। समय बीतता गया। एक एक करके उम्मीदवार इंटरव्यू देने गए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी अपने प्रदर्शन को लेकर इतना आश्वस्त नहीं दिख रहा था, जिससे मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी है। इससे मुझे पता चलता है कि इंटरव्यू लेने वाला उम्र को कोई नुकसान नहीं समझ रहा है। अभी तक ये लोग मुझसे थोड़े बड़े थे, ज्यादातर मुझसे 2-3 साल बड़े हैं। समय समय पर मैं सिस्टम की पहचान क्षमता का इस्तेमाल करके उनका स्टेटस पैनल देखता था। इससे मुझे उनकी जादुई शक्ति के बारे में और जानकारी मिलती है। इंटरव्यू देने के बाद जो लोग वापस लौटते थे, उनमें आम लोगों जैसी जादुई शक्तियां होती थी, जैसे एलिमेंटल मैजिशियन और टूल मैजिशियन। जल्द ही आधे घंटे बाद विंसेंट कैरी पुलिस कर्मचारियों ने मेरा नाम पुकारा। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर के विज्ञापन। यह सुनकर मैं अपनी सीट से उठा और इंटरव्यू रूम की ओर चल दिया। मेरा व्यवहार देखकर दूसरे लोग दंग रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि मैं भी इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों में से एक हूं। सबसे ज्यादा हैरान टक्सीडो वाला व्यक्ति था। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया थी, क्या तुम मजाक कर रहे हो?
वो सचमुच चौंक गया। शुरू में उसने इस संभावना के बारे में सोचा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने आ सकता है जो उम्मीदवार नहीं है। टक्सीडो वाले की तरह दूसरे लोग भी हैरान थे, लेकिन कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। एक ऐसी नौकरी की पोस्ट में जिसमें उम्र का जिक्र तक नहीं था। अनिवार्य शर्त यह है कि इस नौकरी के लिए केवल जादूगरों को ही अनुमति दी जाए। विंसेंट को अंदर आते देख उन्होंने अपनी बात दबा ली। उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विंसेंट जल्द ही बाहर आ जाएगा। पुलिस विभाग इस नौकरी के लिए किसी भी तरह से नए लोगों की भर्ती नहीं करेगा, इसलिए वे उसका शर्मिंदा चेहरा देखने के लिए बेताब थे। यही सोचकर टक्सीडो पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर एक घमंडी भाव था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उसकी मेज के पीछे केवल एक व्यक्ति बैठा है। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वही साक्षात्कार करता है। यह अच्छी बात है कि यह एकल पैनल साक्षात्कार था। मैंने राहत की सांस ली और खुद को संभाला। विंसेंट का सिलहोट देखकर साक्षात्कारकर्ता ने कहा, अपनी सीट पर बैठ जाइए। साक्षात्कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन टाइलर है। यह सुनकर मैं सीट पर बैठ गया। अभी तक मैंने कोई घबराहट नहीं दिखाई। विंसेंट का युवा रूप देखकर कैप्टन टाइलर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वह संभल गया। फिर उसने देखने के लिए विंसेंट कैरी की आवेदन फाइल उठाई। जैसे ही वह फाइल फ्लिक करता है, विंसेंट के बारे में जानकारी सामने आती है। नाम विंसेंट कैरी, उम्र 16, जादू, गुरुत्वाकर्षण, प्रतिभा मध्यम निम्न, शक्ति स्तर 1 सीमा, विद्यालय लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल, अकादमी येलो रिवर अकादमी, पता 5वां क्रॉस स्ट्रीट, रेड वाटर सिटी। कैप्टन टाइलर गुरुत्वाकर्षण जादू देखकर फिर से हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ये एक दुर्लभ जादू है। फिर अगले ही पल येलो रिवर अकादमी का नाम देखकर उनके चेहरे पर निराशा छा गई। उन्होंने डर के मारे अपनी लार निगल ली। फिर उन्होंने विंसेंट की तरफ देखा, जो अब तक शांत भाव बनाए हुए थे। साक्षात्कार की बात तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें इस बात की चिंता है कि इस बच्चे को अपनी टीम का हिस्सा बनाना ठीक रहेगा या नहीं। जाहिर है, एक पार्ट टाइमर होने के नाते कोई जानलेवा स्थिति नहीं होती, लेकिन यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कौन जाने, अगर इस बच्चे का कुछ बुरा हुआ तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन सच में उन्हें इस बच्चे के साहस की सराहना करनी चाहिए। अगर येलो रिवर अकादमी ना होती तो शायद वह इस बच्चे को एक मौका देते। इसकी दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण शक्ति को देखते हुए उन्हें लगता है कि यह बच्चा येलो रिवर अकादमी का खास छात्र होगा। अगर जाने अनजाने में उन्हें कुछ हो गया तो उनकी पूरी सरकार को येलो रिवर अकादमी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। सोचने के बाद उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं दिखी। उसने विंसेंट की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, क्या आपको यकीन है मिस्टर विंसेंट? क्या आप ये पार्ट टाइम नौकरी चाहते हैं? अब तक जिन भी जादूगरों का उसने पहले इंटरव्यू लिया था, उनमें से किसी का भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। इंटरव्यू लेने वाले का सवाल सुनकर मुझे अजीब लगा। उसका क्या मतलब है? जाहिर है मैं यहां इंटरव्यू देने आया हूं क्योंकि मुझे ये बकवास नौकरी चाहिए। मेरा बटुआ सचमुच खाली है। मैं हमेशा फैटी लुकास को बेवकूफ बनाकर कुछ नहीं कमा सकता। भारत में स्मार्ट मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक कारों के उदय का अन्वेषण करें। स्कैल्प सोराइसिस के कारणों और देखभाल के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं। 2025 में प्रीफैब घर, निर्माण और रहने का एक स्मार्ट तरीका। अपने मन को शांत करने के बाद मैंने सच कहा। सच कहूं तो अपने जादू को जागृत करने के बाद मैं कुछ वास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने पहले एक एडवेंचर गिल्ड में शामिल होने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे लिए अभी ऐसा करना बहुत जल्दी है। इसलिए मैंने इस पार्ट टाइम नौकरी के लिए आवेदन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आवेदन पर विचार करेंगे। विंसेंट का जवाब सुनकर कैप्टन टाइलर दंग रह गए।
उन्हें वास्तव में एक शब्द के उत्तर की उम्मीद थी, न कि स्पष्ट व्याख्या की। लेकिन विंसेंट के गंभीर भाव को देखकर, ये लड़का वाकई गंभीर है, कैप्टन टायलर ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर उन्हें विंसेंट का विचार समझ में आ गया। नौसिखिए स्तर एक जादूगर के लिए बंजर भूमि में जाना ही घातक है। राक्षसों का शिकार करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आमतौर पर स्तर 2 जादूगर गिल्ड द्वारा स्वीकार किया जाने वाला सबसे निचला मानदंड होता है। यहां तक कि कुछ सख्त शर्तें भी हैं, जैसे कि लेवल 2 के जादूगर अकेले काम नहीं कर सकते। राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर जाने से पहले उन्हें किसी साहसिक दल का हिस्सा होना जरूरी है। इस पर विचार करने के बाद उसने गहरी सांस ली। फिर वह गंभीरता से विंसेंट को भर्ती करने के बारे में सोचने लगा। इस तरह वो उस पर नजर रख सकता है और उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, खासकर येलो रिवर अकादमी का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। तो ये तय हो गया मिस्टर विंसेंट। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि ये काम आसान नहीं है, कैप्टन टायलर ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे उन्होंने उसे भर्ती करने का इरादा पहले ही जाहिर कर दिया था। उसकी पुष्टि सुनकर मैं मन ही मन जानबूझकर मुस्कुराया। जरूर, बुढ़े, उसने येलो रिवर अकादमी का नाम देखा होगा। मेरा पहले का विश्वास भी उसी से जुड़ा है, इसलिए मैंने जानबूझकर आवेदन में येलो रिवर अकादमी का विवरण लिखा था। फिर मैंने पूछा, सर, मुझे आपका नाम नहीं पता, तो इस पार्ट टाइम नौकरी का असली विवरण क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये सुनकर कैप्टन टायलर हल्के से हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा, माफ करना, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं कैप्टन टायलर हूं, टास्क फोर्स टीम का लीडर। क्या? मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कोई होगा, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लीडर बनेगा। फिर मुझे उसकी टीम में काम करना है, तो वो वाकई एक बूढ़ा आदमी है। मेरी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। फिर मैंने फिर पूछा, कैप्टन टायलर, क्या अब आप मुझे इस काम के बारे में बता सकते हैं? यह सुनकर कैप्टन टायलर ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है आपको दुष्ट संगठनों के बारे में कुछ पता है। जैसा कि उम्मीद थी, इसका संबंध दुष्ट जादूगरों से है। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। फिर कैप्टन टायलर ने आगे कहा, हाल ही में दुष्ट संगठन की गतिविधियां सरकार और लोगों के लिए काफी सिरदर्द बन रही हैं, और इसकी वजह यह है कि सरकार की तरफ से शक्तिशाली और उन्नत जादूगरों की संख्या कम है। वे पूरे दुष्ट संगठन से निपट नहीं सकते, इसलिए वे केवल बेहद खतरनाक अपराधियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी लोगों को हमारी जैसी विशेष टीमें संभालती हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये किस ओर जा रहा है, मैंने टिप्पणी की। तो हमें इन अपराधियों को पकड़ना होगा जो दुष्ट संगठनों से जुड़े हैं। सही कहा, कैप्टन टायलर ने कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, हमें इन अपराधियों को पकड़ना होगा, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य निर्दोष लोगों को इन दुष्टों से बचाना है। इन दुष्ट संगठनों का पूरी तरह से सफाया करना असंभव है। सरकार में हमारे पास उन्नत जादूगरों की कमी है, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कुछ दुष्ट संगठनों का कुछ प्रमुख ताकतों से अप्रत्यक्ष संबंध है। मेरी अभिव्यक्ति एमसी के नजरिए से, कैप्टन टायलर, मैं टीम में कब शामिल हो सकता हूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कैप्टन टायलर ने सराहना में सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद थी कि उन बदमाशों के बारे में जानकर विंसेंट अपना आपा खो देंगे, लेकिन इसके बजाय वो जल्द से जल्द उनकी टीम में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। येलो रिवर अकादमी में शामिल होने वाले लोग कोई साधारण जादूगर नहीं होते, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर विंसेंट के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने जवाब दिया, तुम कल से शामिल हो सकते हो। अपने वेतन की चिंता मत करो, तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर यह बढ़ भी सकता है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। धन्यवाद कैप्टन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैंने गंभीर भाव से कहा। उसके बाद उसने मुझे एक नियुक्ति पत्र भेजा। यह कहकर मैंने उसे अलविदा कहा और हॉल से बाहर निकल गया।
एक अच्छे गुट में शामिल होने के अपने फायदे जरूर होते हैं। मुझे लगा था कि इंटरव्यू में मुझसे कई सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह टास्क फोर्स टीम का असली कैप्टन निकला। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, लेकिन अचानक मेरे हाथ बीच में ही रुक गए। बाहर अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं चेहरे पर मुस्कान लिए जाऊं तो वे जरूर नाराज होंगे। क्या करूं? फिर मैं मुस्कुराया। मेरा सिलेक्शन हो ही गया है। मैं उन घबराए हुए चेहरों को देखना चाहता हूं, खासकर टक्सिडो पहने हुए चेहरे को। चरमराहट, दरवाजा खुला। मैं बाहर निकला। अचानक मुझे लगा कि सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हैं। उनके ज्यादातर हाव भाव हैरान करने वाले थे। मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वे और भी दंग रह गए, खासकर वे लोग जिन्हें उम्मीद थी कि विंसेंट शर्मिंदा होकर बाहर निकलेंगे। उनकी तरफ देखते हुए मैं मुस्कुराया और शुरू किया बाहर निकलने की ओर। शुरू से आखिर तक बाकी उम्मीदवार विंसेंट के व्यवहार से अनजान थे, खासकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर। मैं पुलिस मुख्यालय के बाहर चला गया। फिर मैंने एयर कार बुक की और थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया। जल्द ही सफेद रंग की एयर कार मेरे सामने आकर रुकी। अंदर पहुंचने के बाद मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मुझे नहीं पता कि अपने माता पिता को ये खबर बताना ठीक होगा या नहीं। अगर मैं अपनी मां को बताऊंगा तो वे जरूर और गुस्सा हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए गोपनीयता बनाए रखना ही बेहतर है। अपना मन बनाने के बाद मैं निश्चिंत हो गया। अब भीड़ की बाधा दूर हो गई है। अब मेरा ध्यान नई प्रयोगशाला की ओर गया, जहां उल्कापिंड के पत्थर रखे गए हैं। मुझे उन गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को अवशोषित करने का तरीका खोजना होगा। फिर मुझे क्लास ए के बारे में पता लगाना होगा। योग्यताएं होने के बावजूद बाहर रह जाने पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उन्हें मुझे और मेरे मोटे आदमी को राक्षस शिकार यात्रा पर आमंत्रित करना चाहिए था। ये महिला लड़ाके मजबूत हैं और बेहद आकर्षक। ब्रेन बेरीज, विज्ञापन पब फ्यूचर। तभी कैप्टन टाइलर की छवि मेरी आंखों के सामने घूम गई। दुर्भाग्य से मैंने उसके बारे में ज्यादा जानकारी न लेने का फैसला किया। इंटरव्यू के दौरान कुछ भी हो सकता है। कल मुझे उसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। कुछ देर बाद एयर कार मेरे घर के सामने उतरी। ड्राइवर को पैसे देकर मैं आगे बढ़ा। मेरे पास बस कुछ ही अलायंस पॉइंट बचे थे। ये मेरी यात्रा के लिए काफी नहीं होंगे। मुझे अपनी मां से अतिरिक्त पॉकेट मनी के बारे में पूछना चाहिए। घर के अंदर कदम रखते ही मैंने अपनी मां की आवाज सुनी। विंसेंट, तुम कहाँ थे? मां लीला कैरी आगे आई और विंसेंट से सवालिया निगाहों से पूछा। उनकी सख्त निगाहों को महसूस करते हुए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मां, मैं थोड़ी देर ताजी हवा लेने गया था। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मां लीला ने भौं चढ़ाई और घड़ी की तरफ उंगली उठाई। ये देखकर मैंने घड़ी पर समय देखा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैंने 2 घंटे से ज्यादा बाहर बिताया है। सिर हिलाते हुए मैंने कहा, अरे, मैंने रेस्टोरेंट में कुछ खाया था, इसलिए मुझे घर आने में इतनी देर हो गई। ये कहकर उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, झटपट झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। अगले दिन नाश्ता करने के बाद स्कूल के गेट के बाहर मेरी मुलाकात मोटे लुकास से हुई। मोटे की अजीब निगाहों को देखकर मैंने पूछा, क्या? मोटे लुकास ने कहा, विंसेंट, आज तुम अजीब तरह से मुस्कुरा रहे हो। क्या हुआ? यह सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अनजाने में मैं अपनी सफल नौकरी की नियुक्ति को याद करके मुस्कुराया। आज शाम मुझे पुलिस मुख्यालय जाना है, इसलिए मुझे आधे दिन की छुट्टी के लिए आवेदन करना है। मोटे आदमी की ओर देखते हुए मैंने पूछा, क्लास 1 का क्या? यह सुनकर फैटी की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक अनजाना सा माफीनामा दिखाई दिया। वे वापस आ गए हैं और मैंने देखा कि जहरीली औरतें मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी।
लगता है वे कुछ करने की फिराक में हैं, फैटी लुकास ने चिंता से कहा। मेरी आंखों के सामने एक निर्दयी चमक दौड़ गई। मैं उन्हें हराने का मौका ढूंढ रहा हूं, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। फैटी के कंधे पर थपथपाते हुए मैंने कहा, अगर उन्होंने हमसे भिड़ने का फैसला किया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनकी हालत पामर से भी बदतर हो। इसके बाद फैटी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। वह जानता है कि विंसेंट अब पहले जैसा विंसेंट नहीं रहा। जब से उसने पामर को नॉकआउट किया है, उसे शक है कि उसने शायद मानसिक तौर तरीकों का अभ्यास शुरू कर दिया है। चूंकि ये निजी मामला है, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं पूछा। अब उसकी बातें सुनकर उसे आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। इसके बाद दोनों ए रैंक ब्लॉक पहुंच गए। कई छात्र अलग हो गए और अपने अपने ब्लॉक की ओर चल पड़े। जैसे ही हम लिफ्ट में पहुंचे, फैटी आगे बढ़ा और 5वीं मंजिल का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, कोई हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोक दिया। अरे फैटी, लगता है तुम ठीक हो। इन शब्दों के बाद एक घमंड भरी हंसी आई। उस व्यक्ति की खुशी देखकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। क्रिसी हार्ट, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। फैटी लुकास उस घिनौनी औरत को देखकर दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत है, उसने कहा। हाँ हाँ हाँ। क्रिसी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पिछली पिटाई की याद दिला दूंगी, ब्रूस हिल ने तिरस्कार से कहा। उन तीनों को फिर से देखकर मुझे पता चल गया कि क्लास राक्षस शिकार यात्रा से वापस आ गया है। ब्रूस हिल और मार्क्स पियर्स उसकी ओर बढ़े, लिफ्ट तक हमारा रास्ता रोकते हुए। मुझे फैटी के बगल में खड़ा देखकर ब्रूस का चेहरा उदास हो गया। मेरी तरफ उंगली उठाते हुए उसने कहा, क्या देख रहे हो? उसकी बातें सुनकर क्रिसी और मार्क ने मेरी तरफ देखा। अगली नजर में मुझे याद करके वो तिरस्कार से मुस्कुराई। मार्क अभी भी पोकर फेस बनाए हुए है। स्कैल्प सोराइसिस के कारण और देखभाल के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? लेजर बेली फैट हटाने में कितना खर्च आता है? 2025 में प्रीफैब घर बनाने और रहने का एक स्मार्ट तरीका। मैंने मोटे आदमी के कंधे पर थपथपाया और उसे अपने पीछे खड़े होने का इशारा किया। उसे सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उसके लिए माफी चाहती हूं। मेरे साथ पंगा लेना बहुत बुरा है। उसका आकर्षक चेहरा और गुलाबी होंठ देखकर मैं मुस्कुराई। और अगले ही पल थप्पड़। मैंने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उसकी ठुड्डी पर मेरी हथेली का निशान साफ दिखाई दे रहा था। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति उसे थप्पड़ मार देगा। यहां तक कि वो थप्पड़ से हुए दर्द को भी भूल गई। ब्रूस और मार्क स्तब्ध रह गए। फैटी ने उस थप्पड़ की तलाश में आंखें चौड़ी की और अगले ही पल वो जोर से हंस पड़ा। साली, ये कैसी गलती है? उसने हंसते हुए उसकी ओर उंगली उठाई। फैटी की हंसी सुनकर उसे और भी घिन आ गई। वह दर्द से तड़प उठी और चिल्लाई, ब्रूस! वह चाहती है कि ब्रूस उन्हें फिर से सबक सिखाए। उसकी बात सुनकर ब्रूस गुस्से से भड़क उठा, तुमने सच में ऐसा किया। अब क्लास जाने की बात भूल जाओ। मैं तुम दोनों को अस्पताल भेज दूंगा। उनका व्यवहार देखकर, फैटी, मुझसे 1000 मीटर दूर रहो। मैंने फैटी के कानों में फुसफुसाया। क्या? फैटी लुकास ने कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करो, वापस जाओ। मैंने उसे हटने का इशारा किया। फैटी को मुझसे दूर जाते देख ब्रूस तिरस्कार से मुस्कुराया। यहां तक कि जहरीली औरतें भी अपने सामान्य स्वभाव में आ गई और खुशी से मुस्कुराने लगी। ब्रूस ने मार्क को पीछे रहने का इशारा किया और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने तुम्हें आखिरी बार थप्पड़ मारा था। फिर भी तुमने क्रिसी पर हमला करने की हिम्मत की। इस बार मैं तुम्हारी हड्डियां जरूर तोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठियां मेरी तरफ बढ़ा दी। ये देखकर फैटी का दिल धड़क उठा।
ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि हुआ था, बस जगह थोड़ी अलग थी। उसे उम्मीद थी कि विंसेंट ठीक हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाएगा। क्रिसी हार्ट और मार्कस पियर्स ने पहले ही नतीजे का अंदाजा लगा लिया था। वे ब्रूस की मुट्ठियों के जमीन पर पड़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल सब कुछ एकदम बदल गया। ब्रूस की मुट्ठियां मेरी तरफ बढ़ती देखकर मैंने मन ही मन जादू का जाप किया। गुरुत्व क्षेत्र। छी छी छी। जब गुरुत्वाकर्षण मंत्र सक्रिय हुआ तो 500 मीटर के दायरे में एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल लगा। अचानक गुरुत्वाकर्षण बल ने उनमें से 3 को जमीन पर गिरा दिया। ब्रूस, क्रिसी और मार्क सीधे जमीन पर गिर पड़े। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह देखकर कि अगर मैं गुरुत्वाकर्षण मंत्र को और जारी रखूंगा तो वे मर जाएंगे, मैंने मंत्र बंद कर दिया। फुसफुसाहट, मंत्र बंद हो गया, लेकिन उनमें से 3 हमले के कारण बेहोश हो गए। फैटी लुकास पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द आया, कूल। तीनों को लगी चोट इतनी गंभीर है कि पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी हैं। मैंने फैटी को ऊपर आने का इशारा किया। फिर हम दोनों लिफ्ट से अपनी कक्षा में चले गए। मैंने उनके शरीर की तरफ देखा तक नहीं। एमसी के नजरिए से हम दोनों अपनी कक्षा में दाखिल हुए और अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। शुक्र है मिस रिवर्स अभी नहीं आई है। इससे मुझे थोड़ी परेशानी से राहत मिली। जब मैं गाना गुनगुना रहा था, फैटी लुकास अजीब व्यवहार कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उसके चेहरे पर हैरानी साफ देख सकता था। मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत अच्छा है। मुझे बस कुछ देर तक नियंत्रण रखना है, जब तक कि मेरा दुश्मन गिर न जाए। लेकिन अगर मैं अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर पाया तो एक बड़ी खामी है। इससे किसी की जान जा सकती है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि यह बहुत खतरनाक है। जैसे ही मुझे अपनी पहली महीने की तनख्वाह मिलेगी, मैं क्लाउडिया जिम में दाखिला ले लूंगा। यह मेरे लिए प्रशिक्षण और अपनी मानसिक पद्धति का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जब विंसेंट इस बारे में सोच रहा था, फैटी लुकास अंदर ही अंदर घबरा रहा था। जमीन पर पड़े तीनों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम गई। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विंसेंट इतना सख्त होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यह निश्चित रूप से मुसीबत का कारण बनेगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो विंसेंट ने उसे उससे 1000 मीटर दूर रहने को कहा। अब उसे समझ आया कि क्यों यह किसी तरह का रेंज स्पेल लग रहा है। इसलिए अभी तक उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इतनी डरावनी शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। अचानक सुश्री रिवर्स कक्षा के अंदर आ गई। उनके हाव भाव बहुत ही भद्दे थे। उन्हें गुस्से में देखकर लुकास की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बस अब खत्म, फैटी ने धीरे से बुदबुदाया। मुझे लगता है कि खबर उनके कानों तक पहुंच गई होगी। मेरे दिल में एक अस्पष्ट सी भावना है। जल्द ही मुझे कक्षा A2 में मेरे स्थानांतरण का असली कारण पता चल जाएगा। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। A1 के छात्रों से भिड़ना पहला कदम है। अंदर घुसते ही सुश्री रिवर ने तुरंत 2 छात्रों को बुलाया, विंसेंट कैरी और लुकास ब्रैड। तुम दोनों 1 मिनट के लिए बाहर आओ। उन्होंने उन पर उंगलियां उठाते हुए कहा। जरूर, उसे पता है, मैंने कहा। फिर मैंने फैटी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। सुश्री रिवर्स का गुस्सा देखकर छात्र हैरान रह गए। पामर और टिमोथी के चेहरे पर भी आश्चर्य था। दोनों ही कक्षा में जल्दी आ गए थे, इसलिए उन्हें विंसेंट कैरी द्वारा की गई घटनाओं के बारे में पता नहीं था। जब विंसेंट और लुकास बाहर आए तो सुश्री रिवर्स ने तुरंत उनका सामना किया। विंसेंट, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हर तरह से नॉकआउट, शीर्ष 10 खूबसूरत मॉय थाई सितारे, ब्रेन बेरीज, पब फ्यूचर के विज्ञापन,
सुश्री रिवर्स, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कहा। तुम बकवास। कक्षा 1 के उन तीनों को अपनी चोटों का तुरंत इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तुमने उन पर हमला किया था। सुश्री रिवर्स ने आह भरते हुए कहा, फिर बोली, अब कक्षा 1 के शिक्षक बहुत नाराज हैं। वह इस समय हेडमास्टर कॉलिंस से बहस कर रहे हैं। ये सुनकर मैं एक पल के लिए कुछ नहीं बोली। इस समय मुझे लगता है कि कुछ न कहना ही बेहतर है। ये जहरीली तिकड़ी पिटाई के लायक है। फैटी लुकास चुपचाप खड़ा रहा। वह अब सुश्री रिवर्स का सामना नहीं करना चाहता था। बीप, बीप, बीप। इसी समय सुश्री रिवर्स को एक फोन आया। फोन देखकर सुश्री रिवर्स बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच गई। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर उन्होंने दोनों को हल्के से देखा और फिर उस व्यक्ति को जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने विंसेंट और लुकास ब्रैड को मूर्ति की तरह खड़े देखा और कहा, तुम दोनों मेरे साथ हेडमास्टर के केबिन में चलो। हेडमास्टर का नाम सुनकर फैटी लुकास घबरा गया। मिस रिवर्स, क्या हुआ? हम गलत नहीं हैं। कक्षा 1 के छात्र खुद ही मुसीबत मोल ले रहे थे। उसने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। मिस रिवर्स के कदम ये सुनकर रुक गए। उन्होंने कहा, मुझे असली वजह नहीं पता। तीनों ने तुम्हारा नाम लिया था, लेकिन शुक्र है कि इस घटना का कोई गवाह नहीं है। फिर विंसेंट की ओर देखते हुए उन्होंने भौहें चढ़ाई और कहा, और एक बात, अगर तुम हल्की सजा चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। हेडमास्टर की बात का खंडन मत करना। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन असली समस्या उनके क्लास टीचर हैं। उनकी बातें सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराई। ये देखने का अच्छा मौका है कि क्या हो रहा है। यह सचमुच संयोग है या किसी ने जानबूझकर मुझे कक्षा 2 में डाल दिया है। कुछ देर बाद वे हेडमास्टर के केबिन में पहुंच गए। चरमराहट, दरवाजा खुल गया। कक्षा 1 का शिक्षक प्रधानाध्यापक से बहस कर रहा है। दरवाजा खुलते ही उसने बहस करना बंद कर दिया। मिस रिवर्स के पीछे पीछे मैं फैटी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे दो निर्दयी निगाहें मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आगे देख रहा हूं। एक घुंघराले बालों वाला व्यक्ति है जो अपने बैच 1 को देख रहा है। मैं समझ गया कि वो उनका कक्षा शिक्षक है। मुझे उसकी निगाहों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्रधानाध्यापक की निगाहों के पीछे ज्यादा निर्दयी इरादे का एहसास हुआ। ये वाकई अजीब है। मुझे मत बताना कि ये दयालु दिखने वाला प्रधानाध्यापक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विंसेंट का शांत चेहरा देखकर 1 का कक्षा शिक्षक चिढ़ गया। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए गुस्से से भर गया। उसी पल उसने अनजाने में अपने शरीर से अपनी स्तर 4 की आभा छोड़ दी। उफ, उफ। विंसेंट और लुकास अचानक भारी दबाव के कारण खून की धार छोड़ देते हैं। धिक्कार है। मैं अपने पेट को कसकर पकड़ता हूं और नीचे झुक जाता हूं। फैटी भी जमीन पर लेट गया। हाँ, सुश्री रिवर्स ने अपनी विपरीत आभा से दबाव को कम किया और खर्राटे लिए। 1 की कक्षा अध्यापिका घबरा गई और बोली, सुश्री रिवर्स, आपका क्या मतलब है? सुश्री रिवर्स और भी गुस्से में आ गई और बोली, क्या आप मेरे सामने मेरे छात्रों को छूने के लिए डेट करती हैं? दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, जबकि विंसेंट और लुकास किसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। जेनिफर एनिस्टन की IVF लड़ाई, जिसे उन्होंने सालों तक चुप रखा। टिंसलटाउन में सबसे अच्छे पैर किसके हैं? पता करें। स्कैल्प सोराइसिस के कारणों और देखभाल के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? हेडमास्टर का कोलिंस वाला भाव और भी भद्दा हो गया। बस करो, तुम दोनों, वो उन पर ऊंची आवाज में चिल्लाए। फिर उन्होंने 1 के कक्षा अध्यापिका की ओर देखा और कहा, एरिक, तुमने मेरे सामने अपनी मन की सांस छोड़ने की हिम्मत की। यह सुनकर कक्षा 1 के शिक्षक श्री वालिस कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी बात दबा ली। फिर उन्होंने विंसेंट की ओर देखा और कहा, विंसेंट, तुमने मुझे बहुत निराश किया।
मुझे तुम्हारे व्यवहार की इतनी बुरी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर सुश्री रिवर्स कुछ नहीं बोली, जबकि श्री वालिस अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। धिक्कार है, बुरिया। मैं तुम्हें अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता के बारे में बताऊं। वो 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 मगरमच्छ के आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। हेडमास्टर, कक्षा 1 के छात्रों ने मुझे मारने की कोशिश की। कोई चारा न होने पर मैंने बस अपना बचाव किया। उन तीनों ने कुछ दिन पहले ही मुझे पीटा था। आज वे मुझे मारना चाहते हैं। हेडमास्टर, मुझे बताइए, क्या अपना बचाव करना गलत है? मैंने दर्द भरी आवाज में कहा, ताकि बात और भी वास्तविक लगे। मैं जोर जोर से रोने लगी। एक पल के लिए माहौल अजीब सा लगा। फैटी विंसेंट की अचानक चीख देखकर स्तब्ध रह गई। क्या ये सच है या क्या? वो खुद से सवाल करता है। उसने कई हालातों की कल्पना की थी, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये अवास्तविक है। फैटी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब निकाले। उसने अभी तक विंसेंट का यह रूप नहीं देखा था। विंसेंट की सावधानी भरी बातें सुनकर मिस रिवर्स के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उन्होंने उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी थी कि वे कुछ न कहें, और अब क्या हुआ? मिस्टर वालिस के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था। उन्होंने हेडमास्टर की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर भी वही भाव थे। हेडमास्टर कॉलिंस ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वे तुम्हें क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं? यह सुनकर मैंने धीरे से अपने नकली आंसू पोंछे और जवाब दिया, हेडमास्टर, तीनों चाहते थे कि मैं उनका नौकर बनूं, लेकिन मैंने खुलेआम मना कर दिया। इससे वे और गुस्सा हो गए और मुझसे कहा कि उनकी कक्षा के अलावा बाकी रैंक के छात्र यहां सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी होगी। इस बार मिस्टर वालिस को भी उनकी बात पर यकीन हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे सुश्री रिवर्स की ओर से और भी ज्यादा गुस्से भरी नजरें महसूस हुई। सुश्री रिवर्स को उसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया। हेडमास्टर, कक्षा 1 के छात्र सचमुच खुद को इस स्कूल का अधिपति समझते हैं। आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अगर बात फैली तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। खासकर इससे मुख्य वर्ग असंतुष्ट हो जाएगा। आप? श्री वालिस चौंक गए। ये एक अलग स्थिति होनी चाहिए थी। उनके बिस्तर पर पड़े छात्र असली शिकार थे। क्या हो रहा है? वो मन ही मन चिल्लाए। शुक्र है, हेडमास्टर कॉलिंस भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने विंसेंट को अजीब नजरों से देखा। वह एक पल के लिए बिस्तर पर पड़े छात्रों के बारे में भी भूल गए। अब उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। अगर यह स्थिति असली है, तो बाद में उनकी हेडमास्टर की कुर्सी हटा दी जाएगी। उन्होंने गुस्से से मिस्टर वालिस की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वालिस, लगता है आपके छात्र सचमुच घमंडी हो रहे हैं। यह मत भूलिए कि हमारे सभी छात्र कैंपस से स्नातक होने तक एक जैसे ही थे। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें गंभीरता से ये बात याद दिलाएंगे, वरना मैं किसी और को कक्षा 1 का शिक्षक नियुक्त कर दूंगा। मिस्टर वालिस पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वह कक्षा 2 वालों को सबक सिखाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब वह अपनी बात का खंडन भी नहीं कर सकते। वो अपने छात्रों के बारे में जानते हैं। अपनी प्रतिभा के कारण उनमें सचमुच घमंड था। एमसी के नजरिए से हेडमास्टर की बातें सुनकर मिस्टर वालिस खामोश हो गए। उनके पास कहने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं था। सिर हिलाते हुए मिस्टर वालिस ने विंसेंट कैरी की तरफ देखा। ये बच्चा असली है या कुछ और? उन्होंने मन ही मन सोचा। मिस रिवर्स के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्हें विंसेंट की बातों पर पूरा यकीन हो गया। कक्षा 1 के छात्र बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, उन्होंने मन ही मन कहा। हेडमास्टर कॉलिंस ने विंसेंट को देखा। पहली बार उन्होंने विंसेंट को एक नए नजरिए से देखा। एक पल के लिए वह दुविधा में पड़ गए कि विंसेंट सच कह रहा है या नहीं, क्योंकि बात इतनी बिगड़ गई थी। अब विंसेंट के बारे में पहले दिए गए तर्क बेमानी हैं,
क्योंकि उन्होंने सिर्फ कक्षा 1 के छात्र के हमले से अपना बचाव किया था। वह इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हेडमास्टर कॉलिंस ने सभी को जाने का इशारा किया। ऐसा करते हुए उन्होंने विंसेंट को हल्के से चेतावनी दी। वो नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति फिर से हो। हेडमास्टर की बात सुनकर सभी चुपचाप केबिन से बाहर निकल गए। मिस्टर वालेस सबसे पहले बाहर निकले। वो असली स्थिति जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिस्तर पर पड़े अपने छात्रों से पूछताछ करने की योजना बनाई। पहले उन्हें उनसे स्थिति के बारे में पूछने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उनके मुंह से विंसेंट की हरकत सुनकर वो सीधे हेडमास्टर के केबिन में चले गए। मिस्टर वालेस को जाते देख मैं फैटी और सुश्री रिवर्स के साथ धीरे धीरे अपनी कक्षा की ओर चल पड़ा। माफ करना विंसेंट, मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई घटना हुई है। आगे से अगर कक्षा 1 के छात्रों को कोई परेशानी हो तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये कहकर सुश्री रिवर्स वहां से चली गई। अभी उन्हें एक और काम है। मैंने उन्हें एक पल के लिए वापस गायब होते देखा। फिर मैं मुड़ा और अपनी कक्षा की ओर चल दिया, ये देखकर कि अभी उनके आसपास कोई नहीं है। फैटी लुकास अपने माथे पर पसीने की बूंदें पोंछता है। उफ, ये तो बहुत करीब था। मुझे लगा था कि हेडमास्टर हमारी जिंदा खाल उधेड़ देंगे। फैटी लुकास बुदबुदाया। वह अभी भी सदमे में है कि यह सब कैसे हुआ। उसने विंसेंट की तरफ देखा। विंसेंट की चतुराई भरी बातों का शुक्रिया, वरना हेडमास्टर उन्हें सजा देते। दूसरों को शायद उसकी बातों पर यकीन हो जाता, लेकिन वह जानता है कि विंसेंट की बातें झूठ थी। हालांकि उन जहरीली तिकड़ी ने जानबूझकर हमें परेशान किया था, लेकिन यह ज्यादा नहीं है। विंसेंट उनकी बातों में कुछ और बातें जोड़ता है। आह भरते हुए, एक बात तो पक्की है, मेरा ग्रेविटी मैच दोस्त बिल्कुल भी साधारण नहीं है, फैटी लुकास ने मन ही मन कहा। फिर दोनों धीरे धीरे अपनी कक्षा की ओर चल पड़े। श्री वालेस अपने केबिन की ओर जाने के बजाय सीधे स्कूल क्लिनिक में अपने छात्रों से मिलने चले गए। शुक्र है सुश्री मेरिल जेड ने समय पर इलाज कर दिया, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ जाती। वो धीरे से बुदबुदाया, सिर हिलाते हुए। उसे हेडमास्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे विंसेंट कैरी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करनी होगी। कुछ ही सांसों में क्लिनिक पहुंचकर श्री वालेस धीरे धीरे क्लिनिक के अंदर चले गए। क्लिनिक के अंदर सुश्री मेरिल जेड स्थिति पर नजर रख रही थी। क्रिसी हार्ट, ब्रूस हिल और मार्क स्पियर तीनों का चिकित्सा कक्ष में इलाज चल रहा था। उन्हें चिकित्सा कक्ष में रखने से पहले सुश्री मेरिल जेड ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया था। शीर्ष 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स जिन्हें हर DD+ महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर के विज्ञापन। प्राथमिक उपचार में उन्होंने अपने उपचारात्मक जादू का इस्तेमाल करके उनकी हड्डियों की बिगड़ती स्थिति को रोका और रक्तस्राव को रोका। अब दूसरे उपचार में इसे प्राप्त होने में कई घंटे लगेंगे। ये सोचकर उन्होंने आह भरी। अचानक उन्हें लगा कि कोई अंदर घुस आया है। वो तुरंत उस व्यक्ति को देखने के लिए चली गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनके कक्षा शिक्षक श्री वालेस थे। सुश्री मेरिल जेड को देखकर श्री वालेस ने पूछा, सुश्री जेड, मेरे छात्रों का क्या? उनका दूसरा इलाज चल रहा है। उन्हें सामान्य होने में कम से कम 8 घंटे लगेंगे, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर श्री वालेस के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अगर वे बेहोश हैं तो अभी स्थिति की पुष्टि करना नामुमकिन है। उन्होंने भौं चढ़ाई। प्रधानाध्यापक ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। उन्हें वापस जाकर अपने छात्रों को भी चेतावनी देनी होगी। लेकिन कक्षा में वापस जाने से पहले उन्हें एक छोटी सी संभावना की उम्मीद है। अगर विंसेंट कैरी के शब्द झूठ है और उनका पूरा हाव भाव बनावटी है, तो उनके पास उनसे फिर से भिड़ने का अच्छा मौका होगा। लेकिन अब हालात को देखते हुए उनके पास खाली हाथ लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है। सुश्री मेरिल जेड से थोड़ी बातचीत करने के बाद वो अपनी कक्षा के लिए चले गए। कक्षा 1। श्री वालेस अपनी कक्षा में आए।
इस विश्वास के साथ कि उनका मासिक धर्म आ गया है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद वह एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। उनकी कक्षा में इस समय कुल 27 छात्र थे, सिवाय 3 के जो बिस्तर पर पड़े थे। कुल मिलाकर 30 छात्र थे। ये 30 छात्र हमारे स्कूल के उच्च कोटि के कुलीन छात्र थे। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे खोला जाए। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो छात्र उसके अजीब व्यवहार से हैरान थे, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता की कोई बात नहीं थी। कुछ छात्र उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कक्षा में हल्की सी हंसी गूंज उठी। मिस्टर वालिस, आपको क्या हो गया है? आप हमें व्यवहार करने का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं लगता? कक्षा प्रमुख लियाम ने चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर मिस्टर वालिस भौंचक के रह गए। उन्होंने जवाब दिया, क्या बात है लियाम? मैं सच कह रहा हूं। मैंने कक्षा 1 के छात्रों के बदमाशी भरे व्यवहार के बारे में अब तक कई शिकायतें सुनी हैं, और इस बार तो ये बात हेडमास्टर के कानों तक भी पहुंच गई। कक्षा प्रमुख की बातें सुनकर छात्रों को एहसास हुआ तो उसे हेडमास्टर ने डांटा था, लेकिन अब वो इस बात को लेकर नाराज है। लियाम मन ही मन हंसा। फिर लियाम ने जवाब दिया, चिंता मत करो मिस्टर वालिस, हम अब उन छात्रों को धमकाएंगे नहीं। जब उसने ये शब्द कहे तो उसके दोस्तों ने उसके पीछे हल्की सी हंसी निकाली। आह! मिस्टर वालिस ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि उनसे बात करना वैसे भी बेकार है, इसलिए उसने कुछ देर के लिए बात टालने का फैसला किया। लेकिन मन ही मन वह चिंता से खुद को नहीं रोक पा रहा था। अगर उसके छात्र अब भी अपना अहंकारी रवैया बनाए रखेंगे तो हेडमास्टर आखिरकार उसकी कुर्सी छीन लेंगे। सिर हिलाते हुए उसने इन विचारों को अपने मन से निकाल दिया और पाठ शुरू किया। वह जानबूझकर इन तीनों की घटना को छुपा रहा था। अगर अभी उसका खुलासा हो गया तो वे बाद में जरूर कुछ करेंगे। कक्षा के बाद उसने हेडमास्टर को अपने छात्रों के रवैये के बारे में बताने का फैसला किया। कुछ देर बाद श्री वालिस ने हेडमास्टर को अपने छात्रों के रवैये के बारे में बताया। उन्हें उम्मीद थी कि अगर कुछ हुआ तो हेडमास्टर उन्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। बाद में जब कक्षाएं समाप्त हुई तो छात्र एक एक करके जाने लगे। आखिरकार कक्षा में केवल एक ही व्यक्ति बचा। वह कोई और नहीं बल्कि क्लास लीडर लियाम बेकर था। वो लगातार अपने दोस्तों को संदेश भेज रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन तीनों का क्या हुआ? उसने चेहरे पर शिकन लिए कहा। उनमें से 3 न सिर्फ उसके दोस्त थे बल्कि उसके अधीनस्थ भी थे। उसने उन तीनों को सुबह स्कूल परिसर के सामने देखा था, लेकिन बाद में उनका कोई अतापता नहीं। अपनी मेज पर थपथपाते हुए वो सोचता है कि कैसे पता लगाए कि क्या हुआ था। उसके क्लास टीचर ही शायद पूछने के हकदार होंगे, लेकिन यह रूखा व्यवहार देखकर उसे उनसे कुछ भी पूछना अच्छा नहीं लगता। फिर उसने घर जाने से पहले थोड़ी देर इधर-उधर पूछताछ करने का फैसला किया। लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पहुंचने पर उसकी मुलाकात मिस्टर वालिस से हुई। यह देखकर वह उनकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्लास टीचर, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। यह सुनकर मिस्टर वालिस के कदम रुक गए। वो लियाम के फोन से हैरान रह गए। क्या? उन्होंने कहा। वो क्लास में लियाम के व्यवहार से नाराज थे। लियाम को मिस्टर वालिस के हाव भाव से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पूछा, क्लास टीचर, मैंने सुबह से अपने दोस्तों को नहीं देखा। तुम्हारे दोस्त? मिस्टर वालिस भौहें चढ़ाते हैं। फिर उन्हें तुरंत एहसास होता है तीनों उसके दोस्त थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनके बारे में पूछताछ कर रहा है, लेकिन अब भी बहुत देर हो चुकी है। हमारे स्कूल क्लिनिक में जाओ और हमारे हीलर मैट से पूछो, ये कहकर मिस्टर वालिस बिना पीछे मुड़कर देखे चले गए।